नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहां 7 राउंड की पोलिंग होनी है, 10 मार्च को नतीजे आने हैं। 2 राउंड की पोलिंग ऑलरेडी हो चुकी है और लोगों के मन में बहुत उहापोह है। लोगों के मन में काफी सवाल है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनका यह कहना है कि पहले 2 चरण में जिस तरीके से पोलिंग हुई है उससे बात बिल्कुल साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है और अखिलेश यादव बहुत कड़ी टक्कर देते हुए इस बार सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार बहुजन समाज पार्टी का पूरी तरीके से सफाया हो जाए। कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्य सवाल यही है कि आखिर सरकार बनेगी किसकी, योगी आदित्यनाथ की या फिर अखिलेश यादव की। हम आपको लगातार सत्य हिंदी पर उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जो बहुत करीब से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। कहने को तो वो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, नजीब जंग साहब जामिया मिलिया के वाइस चांसलर भी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से उनका बहुत करीबी रिश्ता भी है। नजीब जंग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जब एक तरीके की उहापोह मची हुई है, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? आशुतोष, नॉर्मली लोग इस चीज में वेंचर नहीं करते हैं कि कौन जीतेगा या कौन नहीं जीतेगा, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि उत्तर प्रदेश में आप सरकार का एक चेंज देख रहे हैं और मेरा ये मानना है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह अभी पहले 2 राउंड में परफॉर्म किया है और आगे वाले राउंड में मुझे उम्मीद है कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी और काफी आराम से बनेगी। आपके कहने का मतलब ये कि समाजवादी पार्टी की सरकार आराम से बनेगी। इसका आधार क्या है आपके पास? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो ये कहने से साफ तौर पर बच रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि अंत में सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बात असली ये है कि मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ जी। और न मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हूँ, तो इसलिए मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मेरे करियर में कोई रिस्क नहीं है। मैं आपसे वो कह रहा हूँ जो मैं पिछले 8-10 महीने से स्थल में देख रहा हूँ। मेरा, क्योंकि आपने जैसे फरमाया, मेरा लखनऊ से ताल्लुक है और मैं वहाँ जाता आता रहा हूँ, मेरे कई लोगों से मुलाकातें हुई हैं। तो एक 5-6 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरा विश्वास पिछले करीब 2 महीने में बढ़ा है कि सरकार समाजवादी की बनेगी। इसमें देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे जहन में यह है कि ये चुनाव मोदी जी नहीं लड़े हैं जी। हिंदुस्तान में सबसे कद्दावर नेता इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं और खासकर हमारे एरिया में, माने जिसको हम काउ बेल्ट या हिंदी बेल्ट कहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ इनके कद का कोई मुकाबला करता नहीं है। जी। और इनमें एक मैग्नेटिज्म है, जब ये तकरीर देते हैं तो लाखों लोग सुनते हैं, बात मानते हैं। तो मोदी जी का, जिसको कहिए, मैदान जंग से कुछ कमी दिखना, इससे बहुत बड़ा फर्क लोगों को पड़ा है। 2017 में भी, 2014 में भी, 2019 में भी ये जो चेहरा था वो प्राइम मिनिस्टर साहब का था। इस चुनाव में तो मुझे लगता है कि शाह साहब का भी चेहरा उतना नहीं प्रोमिनेंट। तो ये चुनाव हो गया योगी जी वर्सेस अखिलेश यादव साहब, और इसमें मैं समझ रहा हूं, जो मैंने दोनों को सुना है, कि अखिलेश साहब ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। इस वक्त उनके कदमों में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस है। और जो योगी जी की हमने भाषा सुनी है, मैं नहीं समझता कि सोचने वाला इंसान, संवेदनशील व्यक्ति इस चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। देखिए, लोग ऑफन ये समझते हैं कि देहात में
आदमी सोचता नहीं है या जो कह रहा है भेड़ चाल में चलता है, ऐसा देखिए नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बहुत समझदार जनता है और उसने बार बार इस चीज को साबित किया है कि हम सोच समझ के वोट करते हैं, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बार बार परिवर्तन भी हुआ है। जंग साहब, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी की एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि उनका चेहरा इस चुनाव में वैसे नहीं प्रदर्शित किया जा रहा जैसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए, कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये तो एक कारण हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो जातियों में बटा हुआ समुदाय है और वहां पे अलग अलग जातियों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। आज की तारीख में क्या आपको लगता है कि जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में की, जिसको बहुत कंसोलिडेट किया 2017 में, बहुत कंसोलिडेट करने की कोशिश 2019 में भी हुई, अगर इतना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का कंसोलिडेटेड सामाजिक आधार उनके साथ है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कैसे कमजोर दिखाई पड़ती है आपको? ये जो कास्ट का कंसोलिडेशन है ये एक है, और अलग मुख्तलिफ रीजन है, वो भी अलग है, उन पे भी हमें बातचीत करनी चाहिए जी। जहां तक कास्ट की बात है तो आप देखिएगा कि 2014 से लेके 2019 तक एक जबरदस्त बैकवर्ड क्लासेस का समीकरण हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ जी। और इससे ये वो क्लासेस थी जो ट्रेडिशनली एक जमाने में कभी कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद समाजवादी के बाद थी, लेकिन मोदी जी का जादू ऐसा चला ये पिछले 5-6 साल के ये सब जातियां, और आप ये मत भूलिए कि मोदी जी खुद बैकवर्ड हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी ने रियलाइज किया था 2014 में कि हमारी जो इमेज है एक अपर कास्ट होने की, इससे हमें अलग होके चलना है जी। तो उसका, और दूसरी चीज कि एक अट्रैक्शन था, मोदी जी जीत रहे थे तो सब के सब एक तरफ आए। उसमें आप देख रहे हैं कि मौर्य भी थे, राजभर भी थे, अपना दल वाले भी थे, कोरी भी थे, लोध भी थे, मौर्य भी थे, शाक भी थे, ये सब एक तरफ मोदी जी की तरफ आए। अब ये पिछले 5 साल में क्या हुआ कि ये समीकरण टूटता हुआ दिख रहा है, और यही लोग अब समाजवादी की तरफ आ रहे हैं। नंबर 1 जी, मेरा मानना ये है कि सबकी इंटरनल इंजीनियरिंग जो है वो समाजवादी ओरिएंटेड है। हिंदुस्तान की इंटरनल इंजीनियरिंग जो है, जो हमारा कंप्यूटर चलता है, ये समाजवादी है, ये कैपिटलिस्ट नहीं है। तो ये आप मान के चलिए कि इंटरनल इंजीनियरिंग एक तरफ काम कर रही थी। दूसरा, आप ये देखें कि पिछले करीब 9-10 महीने पहले अगर आप और हम बात करते तो हम ये कहते कि साहब ये अखिलेश यादव साहब तो कहीं दिख ही नहीं रहे, ये तो इट्स अ डन डील फॉर द भारतीय जनता पार्टी। योगी जी का चेहरा हर जगह है, उन्होंने काम किया है, गैस सिलेंडर भी बटे हैं, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर भी हुआ है, घर भी बने हैं, शौचालय भी बने हैं, तो ये तो मसला खत्म है। लेकिन जो मैं कहता हूं कि अखिलेश साहब अपने घर में बैठ के वो जो चाइनीज वॉरियर हैं सुन त्सू, उनको पढ़ रहे थे कि ये मेरे सामने एक बैटल है और इस बैटल को मैं कैसे जीतूंगा। तो सबसे पहले तो उनके सामने ये चीज थी कि ये जो यादव मुसलमान लेबल मुझ पे है, ये मेरे ऊपर फिर ना आ जाए। तो ही वॉज कॉन्शियस ऑफ दिस, और उसको लेते हुए उन्होंने उस लेबल को काफी हद तक कम किया। अगर आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो मुसलमानों को शायद 65 सीटें दी गई हैं, यादवों को तो और भी कम दी गई। जी जी जी। वो अपने घर में बैठे हुए ये सोशल इंजीनियरिंग क्वाइटली चुपचाप कर रहे थे, और यहां तक कर रहे थे कि भाई राजभर, भाई मिस्टर मौर्य, अगर आपको पार्टी छोड़नी हो तो 3 महीने पहले नहीं, 1 महीने पहले छोड़ना। ये इतना इनोसेंट पार्टी छोड़ना नहीं है कि 2 हफ्ते पहले वो छोड़ के चले गए, वो 4 महीने पहले भी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उसका कारण है, और उसके कारण अखिलेश यादव साहब की सोच है कि किस चीज को कब करना है। अब मैं आपको ये इन कास्ट का
थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, लेकिन आपके दर्शकों के लिए एक चीज इसका विश्लेषण करना आवश्यक है जी। देखिए, बैकवर्ड्स 41 से 45% तक उत्तर प्रदेश में है। इसमें जुमला 8% है यादव टोटल पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश की। तो यादवों से सरकार नहीं बनती है। यादव वोट करेंगे, ठीक है, 6-7% वोट करेंगे, लेकिन उनसे सरकार नहीं बनेगी। बाकी 36-37% जो बचे हैं, उनसे सरकार बनेगी। और एक बात आप और समझें कि हिंदुस्तान की बैकवर्ड क्लासेस ने ये समझ लिया है कि पावर अब हमारे हाथ में हमारे नंबर्स की वजह से रहेगी। वो जमाने चले गए कि आप खड़े होके कहें कि साहब मैं अग्रणीय कास्ट का हूं, मुसलमान ये कहे कि मैं अशरफ हूं, फलाना जो है वो अंसारी है या ये है। वो टाइम चला गया। आज बैकवर्ड क्लासेस हिंदुस्तान में ये समझ रही हैं कि वक्त अब राजनीतिक वक्त अब हमारा है, पावर की शिफ्टिंग हमारी तरफ। तो ये 36% जो मोदी जी की तरफ था, वो आज सब्सटेंशियली आज अखिलेश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। जंग साहब, आपने बहुत ही दिलचस्प बात की। मैं इस बातचीत पे थोड़ा सा आपसे एक सवाल भी करना चाहूंगा, लेकिन अपने हिंदी के दर्शकों को बताऊं, दरअसल चाइनीज फिलोसोफर सन त्जू, उनका ये कहना था कि जंग शुरू होने के पहले ही जीत लेनी चाहिए, वो तैयारी होनी चाहिए। उनके कहने का मतलब ये था। एक सवाल जो मेरे मन में ये है कि आपने कहा कि ये जो 36% है या 34% जो अदर देन यादव कास्ट है, उस पर सब्सटेंशियली समाजवादी पार्टी की तरफ वो वोट करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से, क्या दारा सिंह चौहान के आने से, और क्या धर्म सिंह सैनी के आने से, क्या महज इन नेताओं के आने से इनकी जातियां समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएंगे, इनको वोट करने लगेंगी? क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं है? कोई भी जाति पूरा अपने लीडर के पीछे नहीं चलती। इसके पीछे और बहुत से सर्कमस्टांसेस हैं जिनका उल्लेख मैंने करना चाहा था कि जब हम जाति समीकरण की बात करते हैं तो उसके साथ साथ और बहुत कारण हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी वजह से आम आदमी परेशान रहा है। और अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका उल्लेख करना चाहूंगा। प्लीज गो अहेड। देखिए, सबसे बड़ा हमारे किसानों के साथ क्या हुआ। 380 दिन किसान जाड़े में, गर्मी में अपनी परिस्थितियों से जूझता रहा। 26 जनवरी को जो हादसा हुआ, उसमें आपके बुद्धिजीवियों ने, आपके नेताओं ने कहा कि ये तो टेररिस्ट है, ये तो खालिस्तानी है। मुझे समझ में नहीं आता कि उस आदमी के दिल पे क्या गुजरी है जो बीवी बच्चे परिवार छोड़ के आके, और दिल्ली का जाड़ा और बरसात और पानी, वहां आपको याद होगा कितना पानी गिरा था और पूरे टेंट्स में पानी घुस गया था, तो उससे क्या बीतती थी कि मैं टेररिस्ट हो गया था। वो बात आप छोड़ दें। जब किसान आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ने लगा था एक नेचुरल वजह से, तो गाजीपुर बॉर्डर पे आपको याद होगा, आप तो वहां काम कर चुके हैं, कि इस तरह उनके बैरिकेड्स हटाने की जबरदस्ती कोशिश की गई। और उस वक्त टिकैत साहब वहां आए। टिकैत साहब ने एक बहुत इमोशनल तकरीर की कि मुझे ये हटा देंगे और इसलिए मुझे अब मेरा कोई चारा नहीं है, मुझे तो आत्महत्या करनी है, और जब मैं आत्महत्या करूंगा तो तुम सबको उठा के पुलिस ले जाएगी। और फिर वहां पर वो आंसुओं से रोए। और वो एक सेमिनल मोमेंट था इस आंदोलन का, कि हर किसान, वेस्टर्न यूपी का, हरियाणा की बात छोड़ दीजिए क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, हर किसान का इमोशन टिकैत साहब की तरफ आया और वो मूवमेंट रिवाइव हो गया। वही एक सेमिनल मोमेंट है कि जाट किसान और मुसलमान किसान दोनों एक हो गए। ये जो वहां पर सेकुलरिज्म की आज सडनली बात हो रही है कि हम सब जुड़ गए, ये एक्चुअली किसान जुड़े हैं। और किसान ने ये समझा है कि आप जाट होंगे और आप मुसलमान होंगे, लेकिन एकदम ये नारा उठा है कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। ये एक नेचुरल फिनोमेना था, ये कोई कंट्राइव्ड फिनोमेना नहीं था कि हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म बहुत बढ़ गया है, हो सकता है 2 साल में फिर ये दरार आ जाए, लेकिन आज की तारीख में वो एक हुए। एक चीज, किसान के साथ दूसरी जो ज्यादती आपने की है वो ये है कि पिछले 4-5 साल से आपने मवेशी और सांड उसके खेतों में छोड़ दिए।
हमने ये कहा कि इनको हम टच नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात की, लेकिन हमने गौशाला का इंतजाम नहीं किया, हमने कोई और इंतजाम नहीं किया कि किसान को अपने खेत को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। वो आदमी जो दिन भर अपने खेत पे काम करता है, वो रात भर डंडा लेके अपने खेत में बैठता है, अरे भाई वो आराम करेगा कि नहीं करेगा? उसकी भी उम्र 60 साल है, उसकी उम्र भी 70 साल है, उसको काम करने की जरूरत है, और उसको इमोशनल दर्द हो रहा है कि गाय जिसको मैं पूछता हूं उसको मुझे अपने खेत से हकालना पड़ता है। तो ये एक इमोशनल ट्रॉमा हमने अपने लोगों पे किया, और ये सिर्फ वेस्टर्न यूपी की बात नहीं है, ये ईस्टर्न यूपी में भी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम, स्टेट ऑफ होम थे, उन्होंने जाके कहा कि मैं 2 मिनट में तुम्हें ठीक कर दूंगा, और फिर अगले दिन वो अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ कि 4 किसान हलाक हो गए। तो ये सब चीजें तो किसानों के साथ हुई हैं। अब आप आगे बढ़िए थोड़ा सा, आप ये देखिए कि हमारा इस वक्त उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुंचा हुआ है। जहां हिंदुस्तान भर का एम्प्लॉयमेंट शायद 2.5% या कुछ है, उत्तर प्रदेश का 4.3% है। पिछले 2 सालों में 12% से बढ़ के आज अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश में 35% है। अब ये चीज एक 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 नौजवान के लिए, किसी परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज है कि मेरे बच्चे जो हैं वो काम नहीं कर सकते। और ये नौजवान कर क्या रहा है? मैंने कहीं कहा है कि आपने इसके हाथ में ये फोन दे दिया है, और अब वो फोन का जीबी भरता है, और वो इंस्टाग्राम से देख रहा है कि दुनिया भर का नौजवान तो बहुत खुश है। वो ये देख रहा है कि फेसबुक पे मेरे जो दोस्त ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में वो तो अय्याशी कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या बचा है? तो वो क्या करता है, वो इंस्टाग्राम देखता है और वो पोर्नोग्राफी देखता है, उसकी सेहत खराब हो रही है, उसके जहन में एक फ्रस्ट्रेशन है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने घर में निकालता है जहां उसके बुजुर्ग बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, एक अनवेड बहन है, और उसको नौकरी की कोई उम्मीद नहीं है। तो एक ये चीज आप मान लीजिए। आगे चलना चाहते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, कोविड ले लीजिए जी। अब ये आप लोग ये कहते हैं कि साहब मेमोरी, पब्लिक मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है साहब, कोविड तो भूल गए लोग। अरे भाई, ये आदमी जो पैदल चल के गया है दिल्ली से और उत्तर प्रदेश और बिहार, और भूखा और प्यासा गया है, पैर में उसके छाले थे, मैं ड्रामेटाइज नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है। और मैंने लिखा है अखबार में, मुझे ताज्जुब ये है कि आपके जो जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहा हूँ 6 साल, कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये उनके लिए व्यवस्था नहीं कर सके कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए स्कूल खोल दिए जाए रहने के लिए, उनके लिए पंचायत भवन खोल दिए जाए रहने के लिए। हर डीएम के पास इतनी व्यवस्था है कि आलू पूरी खिला सकता है, पानी पिला सकता है, ये क्यों नहीं किया गया? और ये फेज खत्म होता है तो वो कोविड नंबर 2 आ गया। गंगा के किनारे हम लोगों को दफना रहे हैं, हमारे पास लकड़ी नहीं मिल रही है कि हम उनको जला सकें। और मैंने कहीं ये भी कहा है, देखिए कि मैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान भोपाल में था, वहां जब इतनी मौतें हुई थी कि हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि ये आदमी मुसलमान है, ये आदमी हिंदू है जी। तो हमने मुसलमानों को जलाया और हिंदुओं को दफनाया, परिस्थितियां ये थी। और ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है कि मैंने अपने वालिद को, अपनी माँ को, अपने नेबर को, अपनी बहन को कंधे में उठा के मरते हुए बिना ऑक्सीजन के देखा है। एक बहुत ही दर्दनीय मौत देखी है जब गवर्नमेंट अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी, दवाएं नहीं थी, प्राइवेट अस्पताल में अफोर्ड नहीं करता, और करता भी तो उनके पास भी ऑक्सीजन नहीं थी। तो ये जो हमारे साथ सब हुआ है, ये हम इतनी आसानी से भूलेंगे नहीं। बट जंग साहब, एक जो तकरीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है कि दरअसल महामारी में या पैंडेमिक में जिस तरीके का मैनेजमेंट सरकार की तरफ से किया गया वो दुनिया में अभूतपूर्व है, और यहां तक कहा गया कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। एक और नैरेटिव है, नैरेटिव ये कि सरकार क्या कर सकती थी, महामारी तो पूरी दुनिया में थी, सिर्फ हिंदुस्तान में तो मरे नहीं, तो फिर मोदी साहब को और योगी साहब को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाए? मैं इसमें फिर से आपको अर्ज करूंगा, मैं मोदी साहब को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मेरा कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी थी। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि अस्पतालों को ठीक किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी
ऑक्सीजन का ये जो यूनिट होता है, इसको लगाने में हफ्ता भर लगता है, बाद में आपने लगाए हैं। आपको नर्सेस को व्यवस्था देना, आपको डॉक्टर्स का मनोबल ठीक रखना, ये आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने नहीं किया। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ द सेंचुरी, लेकिन इसमें जरूर प्रशासन ढीला रहा है। देखिए, मैं फिर आपसे ये कहूं कि हमने वो कलेक्टर्स देखे हैं जो रात दिन काम करके, इतनी व्यवस्था और इतना एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट हिंदुस्तान में है कि हर ट्रेजेडी से हम जूझ सकते हैं। मौतें होती और दर्दनाक होती, लेकिन उनको बेहतरी से हैंडल किया जाता और संवेदनशीलता हम दिखा सकते थे। वो संवेदनशीलता गायब है। जब मेरे घर के लोग मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब ऑक्सीजन तो पर्याप्त है, मैं कैसे मान लूं कि पर्याप्त है? जंग साहब, जो बात आप कह रहे हैं वो एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते कह रहे हैं, और आपका दर्द ये है कि ये सारी चीजें जो हो सकती थी, जो पॉसिबल था, जिसकी संभावना थी, जो की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। मैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूं कि जो नैरेटिव लोगों तक पहुंचाया गया है, और जिसपे कई लोगों से मैंने बातचीत की है, उनका ये मानना है, हाँ, सरकार क्या कर सकती थी, ये तो पूरी दुनिया में था। उस माइंडसेट की वजह से लोगों का ये कहना है और मानना ये है कि दरअसल महामारी का जो मिसमैनेजमेंट है, ये उतना प्रभावकारी नहीं होगा वोटर्स के बिहेवियर पे। मैं वो बात कह रहा हूं। मेरा ख्याल आपकी और मेरी सोच में इसमें डिफरेंस है जी। मेरा मानना यह है कि हैंडल करना, बेहतर करना पॉसिबल था, नंबर एक। नंबर दो, जब ये ट्रेजेडी हो चुकी थी तो जख्म पे मलहम लगाना और जरूरी था। ना उसकी हैंडलिंग सही हुई और ना मलहम लगाया गया, बल्कि उसकी लीपापोती की गई जो उचित नहीं था। ठीक है। एक चीज और है, सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि उन्होंने एक लाभार्थी क्लास पैदा किया है इस देश के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर 1,72,00,000 ऐसे लाभार्थी हैं जो सरकार से डायरेक्टली बेनिफिटेड हैं, जिनको जब से महामारी हुई है उस दौरान उनको अनाज मिल रहा है, उनको राशन मिल रहा है, उनको वनस्पति तेल मिल रहा है। इसके अलावा उनके खातों में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, और उनका कहना यह है कि दरअसल ये वो क्लास है जो जाति धर्म से ऊपर उठ के वोट करेगा, और जिसको लगता है कि अगर ये सरकार नहीं होती तो वो शायद मर जाते या उनकी स्थिति बहुत बदतर होती। और ये क्लास भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार वोट करेगा, और लोगों की जो तमाम आशंकाएं हैं उसको निर्मूल साबित करेगा कि बीजेपी हार रही है। बहुत मुमकिन है आशुतोष के जो मैं कह रहा हूँ गलत है, और जो आप कह रहे हैं वो सही है कि लाभार्थी बहुत हैं और उनको लाभ पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप जो आजकल व्हाट्सएप देख रहे हैं और लोगों को सड़क पे देख रहे हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि वो काफी नहीं है। जनता को हमेशा हर सरकार कुछ ना कुछ देती है, और ये सरकार समझ गई थी 6 महीने पहले कि भैया अब देना शुरू कर दो, और जितना दे सकते थे दिया। वो उनको एडवांटेज है, और आपने उनके एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा कि कितना सरकार ने किया है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा जो कहना है आपसे वो ये है कि जो कमियां हैं उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो वो कमियां ज्यादा हैं, और जो सोशल फैक्टर्स हैं, जाति के फैक्टर्स हैं, वो ज्यादा हैं बनिस्बत लाभ होने के। इसलिए दूसरा पल्ला जरा थोड़ा सा भारी मुझे दिखता है आज। बिल्कुल, आपका कहना ये कि दूसरा पलड़ा भारी है। अब इससे अलग हटकर एक सवाल अगर ये करें कि क्या ये जो अखिलेश यादव की जो पॉलिटिक्स है, जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया था कि MY फैक्टर, उन्होंने जब सब लोग ये कह रहे थे अखिलेश यादव फील्ड में नहीं उतर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो घर में बैठे हुए हैं और ये तो केक वॉक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस वक्त वो कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव सक्सेसफुली मुलायम सिंह के यादव के जमाने की जो समाजवादी पार्टी थी उसके इमेज को चेंज कर पाए? क्योंकि बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है जो रोज टीवी के माध्यम से कहा जाता है कि ये तो माफियाओं की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, तमंचावादियों की पार्टी है, ये आएंगी तो लड़कियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको समाजवादी पार्टी को न्यूट्रलाइज करना होगा। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव उस इमेज को न्यूट्रलाइज कर पाए? मेरे ख्याल अखिलेश बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से,
क्योंकि उनको भी मालूम है कि लोग कहते हैं कि साहब आपके ज़माने में ये जो मुसलमान और यादव हैं ये मसल फ्लेक्सिंग बहुत करते हैं, और वो सच बात है, वो थी कम से कम सच बात। और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन ये है कि उन्होंने टिकट ही कम दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना अगेन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सिग्नल दे, और सिग्नल उसको मिलता है मुख्यमंत्री से कि अब गड़बड़ नहीं होगी, तो नहीं होती। आपको उल्लेख दें, हम जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जहां जहां एडमिनिस्ट्रेशन टफ है, वो दंगा 2 दिन में 1 दिन में कंट्रोल हो जाता है। आप जरा सी ढील देते हैं तो वो हफ्ता भर चल जाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अखिलेश बहुत कॉन्शियस हैं कि वो जो बात थी आज से 10 साल 7 साल पहले की, वो अब रिपीट नहीं होगी। और उनका कंसंट्रेशन जो है, जो बार बार कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा। आप यहाँ देखिए, जो ग्रेटर नोएडा से जो उन्होंने सड़क बनाई है लखनऊ की, ये तो एक जर्मन ऑटोबान दिखता है। तो उनकी क्षमता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें। और देखिए, नौजवान आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, जज्बा है, और अपना एक फ्यूचर देख रहा है। अखिलेश यादव अपने आप को हिंदुस्तान का एक फ्यूचर लीडर देख सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो गलतियां हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, वो गलतियां अब रिपीट नहीं होंगी। आप कॉन्फिडेंट है इस बारे में? मैं किस कॉन्फिडेंस से कहूं? मैं तो ये कह सकता हूं कि मैं देख रहा हूं एक नई मैच्योरिटी अखिलेश साहब में, जो उनकी तकरीरों में हमने देखा है, जो उनसे बातचीत में देखा है, कि एक नया कॉन्फिडेंस है उनमें, और उनको उनकी अवेयरनेस है। तो इसलिए वो इस चीज पे तवज्जो देंगे। एक दूसरी चीज ये भी है कि आपने जैसे पिछड़ी जातियों का जिक्र किया, आपने कहा कि अखिलेश यादव ने जो अदर देन यादव कम्युनिटीज है उनको अपने साथ लाने की कोशिश की है। लेकिन एक और फैक्टर है, और वो फैक्टर ये है कि अंत में तमाम तकलीफों के बावजूद भी ये उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि वोट देते समय आदमी हिंदू हो जाता है। एक जो हिंदू यूनिटी की जो बात है कि ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने पिछले 90-100 सालों में बहुत कोशिश भी की, आरएसएस ने तो बहुत ज्यादा कोशिश की है, और ये थीसिस की जाती है कि अदर देन यादव जो बैकवर्ड हैं, अदर देन जाटो जो दलितों में जो हैं, उनमें उन्होंने बहुत काम किया है, जिसकी वजह से वो अदर देन यादव और अदर देन जाटो कास्ट को अपनी तरफ लाने में कामयाब रहे। और जब वो कहते हैं कामयाब रहे हैं, तो उनके कहने का मतलब ये होता है कि उन्होंने उनको हिंदू बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब उनकी आइडेंटिटी हिंदू हो गई, जाति नहीं रह गई है। ये एक बड़ा फैक्टर है जिस पर भारतीय जनता पार्टी बैंक कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका जवाब किसी के पास आज है नहीं कि वोटर वो पोलिंग बूथ में जाके अपनी जाति और कम्युनिटी और विलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की सोचेगा, या ये उसके जहन में आ जाएगा कि मैं हिंदू पहले हूं और इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये एक फैक्टर का जवाब आज किसी के पास नहीं है, तो मैं उसमें वेंचर नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये मैं महसूस करता हूं कि ये जो कम्युनल कार्ड है, ये उस लेवल का इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है, और वो हम फील्ड पे देख रहे हैं। अगर आप देहात में जाएंगे तो हर आदमी ये कहता है कि साहब इनके पास तो एक ही मुद्दा है, पजामा और टोपी और जिना और कब्रिस्तान वगैरह, कोई और बात तो कीजिए। उसके बिल्कुल बरक्स अखिलेश क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश बात कर रहे हैं लड़कियों की, अखिलेश बात कर रहे हैं कंप्यूटराइजेशन की, अखिलेश बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, अखिलेश बात कर रहे हैं एक सेक्युलर हिंदुस्तान के विजन की। तो एक तरफ आप बातचीत सुन रहे हैं डिवाइडेड कंप्लीटली, कॉन्सेंट्रेटेड कंप्लीटली ऑन कम्युनल लाइंस, दूसरी तरफ आप बातचीत सुन रहे हैं डेवलपमेंट की, एक इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं। इवन जब वो भाषण दे रहे हैं तो एक आप देख रहे हैं कि कुछ और चीज दिमाग से निकल रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इतनी विशाल भीड़ आ रही उनको सुनने के लिए, कंबाइंड विद जातीय समीकरण, कंबाइंड विद द फैक्ट के
मैं इस कम्युनल कार्ड को एक मरा हुआ घोड़ा समझता हूं कि जिसको फ्लॉग कर करके आप उसको जागृत करना चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो अब उठ नहीं रहा है, कम से कम इस इलेक्शन में नहीं उठ रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं कि 2014 में चल गया, 2017 में चल गया, 2019 में चल गया, अब कितना चलेगा? अब तो सरकार डिलीवर करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल लोग तंग आ गए हैं ये सुन के। लोग तंग आ गए हैं। माफ करिएगा, लेकिन मुझे ये सवाल पूछना ही है कि लोग ये कहते हैं कि जो आपने कहा कि ये हिंदू यूनिटी की जो बात है ये बड़ी फ्रेजाइल है, ये एक मरा हुआ घोड़े के तरीके, कम्युनल कार्ड जो एक मरा हुआ घोड़े के तरीके से, कितना आप इसको फ्लॉग करेंगे? लेकिन बहुत बड़े बड़े लोगों से मैंने ये सुना है कि ठीक है, योगी जी से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, लेकिन मुसलमानों को तो यही ठीक कर सकते हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात सुनने में आती है कि वो फिर सारी गलतियों को माफ करते हुए नजर आते हैं। ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट इस बार काम नहीं करेगा? देखिए, ये सेंटिमेंट रखने वाले हमेशा 15-16% लोग रहे हैं। आई डू नॉट थिंक हिंदुस्तान की विशाल जनता ये सेंटिमेंट रखती है। आशुतोष, आप क्यों भूल रहे हैं कि 80% हिंदुस्तान हिंदू है, और आज हिंदुस्तान सेक्युलर है क्योंकि ये 80% की बहुतायत सेक्युलर है। अगर ये 80% कम्युनल होता तो 1950 से आज 2022 तक हिंदुस्तान इस परिस्थिति में नहीं होता कि कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। तो आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का नागरिक बुनियादी तौर पे कम्युनल नहीं है। आप उसको कम्युनल बनाने की कोशिश करते हैं, और वो एक 15-16% तबका है जो है, वो कहता है कि इनको ठीक कर दो। वो एक पॉलिटिकल रियलिटी है। लेकिन ये जो बाकी 24-26% ने बढ़ के वोट किया था योगी जी को, तो वो लोग इस चक्कर में नहीं थे। वो एक मोदी जी का जलवा था, एक रोशनी मोदी जी ने हिंदुस्तान को दिखाई थी, विकास की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए अगर आप ख्याल करें तो 8-10% मुसलमानों ने भी मोदी जी को वोट किया। आज वो बात नहीं। आज एक ओवरवेलमिंग मुसलमान आबादी अखिलेश को वोट कर रही है, और वो इसलिए वोट कर रही है कि पिछले 5 साल उन्होंने जो देखा है अपने साथ सलूक, वो अब मैं उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूं आपसे। जो बात कह रहे हैं, मैं उसको दूसरे तरीके से अगर आपके सामने उस सवाल को रखूं कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स के लिए, या ये कहें कि जो एंटी बीजेपी वोटर्स हैं, उनमें एक तरफ समाजवादी पार्टी है, दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी है, तीसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, चौथी तरफ ओवैसी साहब हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। क्या मुस्लिम वोटर्स पिछली बार की तरीके से इस बार बटेगा? क्या वो बीएसपी को भी वोट डालेगा, कांग्रेस को भी डालेगा, समाजवादी पार्टी को भी डालेगा, ओवैसी का भी चार्म उसके अंदर है? जो आप फरमा रहे हैं ये प्रशांत किशोर साहब की थियरी है कि योगी जी इसलिए जीतेंगे क्योंकि ये सब वोट बट जाएगा, न सिर्फ मुसलमान वोट बल्कि और वोट भी बढ़ जाएगा इन सब पार्टीज में। मेरा ये मानना है कि ये वोट इस बार नहीं बट रहा है। एक अखिलेश का करिश्मा देखिए, हवा जब चलती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और मेरा मानना यह है कि अखिलेश के फेवर में एक हवा है। दूसरी बात, ये जो मुसलमान वोट का बात है, पिछले इलेक्शन में 58% वोट पड़ा था मुसलमानों का अखिलेश को। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मुसलमान भीड़ चाल में चलता है और एक ही तरफ चलता है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, अधिकतम वोट, मेजॉरिटी वोट एक पार्टी को जाता रहा है। एक जमाने में कांग्रेस को जाता था, आपको याद होगा। फिर जब ये बाबरी मस्जिद का मसला चला तो ये समाजवादी की तरफ बढ़ा, बीच में मायावती को ही पड़ा। तो आज की तारीख में मुसलमान ने, मुझे लगता है, ये देखा है और ये डिसाइड किया है कि इस बार अपने छोट भैया एमएलएस की तरफ मत देखो जिन्होंने, वीएसपी ने भी टिकट दिया है और ओवैसी साहब ने भी टिकट दिए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ देखो। अगर आपका मुख्यमंत्री बनता है या आपकी पसंद का मुख्यमंत्री बनता है तो आपको वो सुरक्षा देगा। आज सबसे बड़ी चीज मुसलमान के जहन में सुरक्षा है। मुसलमान हाथ से काम करता है तो वो आपका
कारपेंटर भी है, जुलाहा भी है, उसको अपनी रोजी रोटी की फिक्र नहीं है, लेकिन उसको सुरक्षा की फिक्र है। उसको ये मालूम है कि मुझे अगर कहीं मेरा झगड़ा हो जाए तो मुझे पुलिस का डंडा ना पड़े। तो वो एक तरफा वोट इस बार ओवैसी साहब को और ये कांग्रेस को, आई एम श्योर कि मायावती जी कुछ मुसलमान वोट लेंगी, आई एम श्योर कांग्रेस कुछ मुसलमान वोट लेंगी, लेकिन 70-80% वोट मुसलमान का इस वक्त इस चुनाव में अखिलेश यादव को जाएगा। अब रही 80% तक 80% तक जाएगा, क्योंकि ये अपने सामने एक मजबूरी समझ रहे हैं, ये मेरा मानना है। अब आपने कहा कि और जातियों का वोट, देखिए ब्राह्मण है हिंदुस्तान, वहां पर एक 8% 9%, ब्राह्मण वोट किधर जाएगा? आपने देख लिया कि अब देखिए पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है, और परसेप्शन ये है कि योगी जी ने ठाकुरवाद चलाया है, और जहां ठाकुर का नाम आता है तो ब्राह्मण ये समझने लगता है कि इंटेलेक्चुअली मैं बेहतर हूं, मैं 2000 साल से पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, मेरे को इस पूरी बिसात में अधिकार है कि कुछ शेयर मिले, इस शेयर से मुझे आप डिनाई कर रहे हैं। तो वो जो ब्राह्मण वोट मोदी जी के साथ गया था वो काफी हद तक अब कटेगा। अब वो कहां जाएगा? आई थिंक प्रियंका गांधी इज रनिंग अ ग्रेट कैंपेन। कुछ प्रियंका गांधी को जाएगा, कुछ मायावती जी को जाएगा, कुछ अखिलेश को जाएगा, कुछ बीजेपी के साथ, मैं समझता हूं फिर भी अधिकांश बीजेपी के साथ रह सकता है, लेकिन जितना गया था उसका शेयर बहुत कम हो जाएगा। तो जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ बीजेपी का हो रहा है, और जो एडिशनल वोट मिल रहा है वो अन्य पार्टीज को मिल रहा है। यही बात। आप माफ करिएगा, मैं आपको टोक रहा हूं, क्योंकि ब्राह्मण वोटों की बात हो रही है, और कि ब्राह्मण वोट वो वोटर है जो ट्रेडिशनली सत्ता के साथ रहता है, और जो सीएसडीएस लोक नीति का जो सर्वे है वो कहता है कि 85% ब्राह्मण जो है वो मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़ा रहा, 2014 में भी, 2017 में भी और 2019 में, और उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती जा रही। एक ऐसी जाति जो हमेशा सत्ता के साथ रही, वो क्यों कांग्रेस पार्टी को वोट देगी? वो क्यों समाजवादी पार्टी को वोट देगी? वो नाराज हो सकती है, वो दुविधा में हो सकती है, लेकिन उसको लगता है कि इसी के साथ रहे तो ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये सत्ता में आने वाले या सत्ता में है सेंटर में। ये तो आप समझ रहे हो कि सत्ता में आ रहे हैं, हो सकता है वो समझ रहे हो कि सत्ता बदल रही है। तो बात ये है। अच्छा, दूसरी बात कि ये एक, देखिए आप कब तक इंसल्टेड फील करेंगे? इंटेलेक्चुअल, आज आपने ब्राह्मणों की स्थिति हिंदुस्तान में वो नहीं रखी है जो आज से 25 साल पहले थी। नौकरियां नहीं मिलती हैं, पढ़ा लिखा तबका है, बिजनेस वो करता नहीं है, वो करेगा क्या? आप एक जमाने में टीचर और प्रोफेसर बनाते थे, वो नौकरियां नहीं मिलती। तो आफ्टर ऑल, और फिर सत्ता की जो शेयरिंग है उसमें आप उनका शेयर कम करते चले जा रहे हैं। तो ये पूरा जो किस्सा है ये है परसेप्शन का, और मैं समझता हूं कि ब्राह्मण परसेप्शन इस वक्त ये है कि भाई ये 5 साल काफी हो लिया, अब कुछ और खेल खेला जाए, कुछ और खेल खेला जाए। ठाकुरवाद, आपने कहा कि ठाकुरवाद जो है वो बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। दलितों में आप किस तरीके का विचलन आप देख रहे हैं? जो बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल मायावती तो इस रेस से पूरी तरीके से आउट है, क्या आप इस थियोरी को सब्सक्राइब करते हैं? क्या आपको ग्राउंड पे ये दिखता है? देखिए, बहन जी की कभी भी वोटिंग शेयर 22-23% से कम नहीं होती है, और उसका कारण यह है कि एक 8-9% तो जाटा वोट है जो उनके साथ हमेशा रहता है। वो आप मान के चलिए, वो तटस्थ हो या ना हो। अब जो बाकी दलित वोट रह गया है वो किधर जाए? वो अभी तक मायावती के साथ जाता था। अब एक नया फिनोमेना यूपी में आया है जो एनर्जेटिक है और जिसमें एक यूथ को उम्मीद दिखती है, वो है चंद्रशेखर रावण साहब। गांव-गांव में उनकी शाखाएं खुली हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ वोट उनको जाएगा। और फिर जिस तरह आपने ब्राह्मणों को कहा, उसी तरह दलित भी सोचने वाला तबका है। अगर वो देख रहा है कि मायावती नहीं जीत रही हैं, तो वो अब किसको वोट देगा? उसके पास चॉइसेस हैं। तो आज अगर वो देखता है कि बीजेपी नहीं जीत रही है और मायावती नहीं जीत रही हैं, तो वो किसको वोट देगा?
इसका जवाब आप खुद दे दीजिए। कहां जाएगा आपके हिसाब से? वो कांग्रेस के पास जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि दलित वोट बटेगा, कांग्रेस को काफी दलित वोट मिलेगा और चाहते न चाहते समाजवादी को वोट मिलेगा। लेकिन एक कई रिपोर्ट्स मैंने देखी है, उसमें यह भी है कि जो दलित वोटर है और खासतौर पर जो अदर देन जाटो वोटर है, उसमें एक तरीके का पश्चाताप का भाव है कि देखिए हमने मायावती जी को कमजोर किया, हम बीजेपी के साथ गए, इसलिए हमारी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर हुई है। और ये देखने में आता कि वाल्मीकि, पासी, ये वो लोग हैं जो ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ है। क्या आपको लगता है कि जो दलित चेतना पिछले दिनों बहुत मजबूत हुई है, उसका एक एंगल ये भी है कि अगर हम एकजुट रहे तो भले ही हमारी सरकार ना बने लेकिन हम इंपॉर्टेंट प्लेयर रहते हैं? क्या ये भाव दिखाई पड़ता है मायावती के साथ? क्योंकि मैं लगातार इसको स्टडी कर रहा हूं और आपने बिल्कुल सही बात कही कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी दलित जो मायावती का वोट शेयर है वो 20-22% से नीचे नहीं जाता है। तो इस बार क्यों नीचे जाएगा? यही मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन इस बार मेरा ये मानना है कि जो तादाद में दलित वोट उनको जाता था वो नहीं जाएगा। दूसरी चीज, हमेशा मुसलमान काफी वोट मायावती को गया है, वो इस बार नहीं जाएगा। मायावती को इसलिए नहीं जाएगा कि लोगों को, मुसलमानों को ये शक है कि अगर सीटों में इधर उधर हुआ तो मायावती बीजेपी को बाहर से सपोर्ट करेंगी, अंदर जाके सपोर्ट करेंगी, जैसे भी करेंगी। तो वो जो मुसलमान वोट गिरता था वो उनको नहीं जाएगा। और दलित वोट जो देख रहा है कि मायावती नहीं जीत रही हैं और मुझे जीतने वाले के साथ जाना चाहिए। देहात में क्या होता है? देहात में आपका थाने से काम होता है, आपका तहसीलदार से काम होता है, पटवारी से काम होता है। वो काम कौन कराता है? वो काम वो आदमी कराता है जो सत्ता में होता है। और सत्ता में अगर आप देख रहे हैं कि फलाना आदमी है तो आप उसको वोट करते हैं और उसको जाके वोट करने के बाद बताते हैं कि भैया देखो मेरे पूरे मोहल्ले ने तुम्हें वोट किया है। तो इसलिए ये सब चीजों को देखते हुए इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूं कि मायावती की वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आएगी। मायावती की वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आएगी। अब करीब 35 मिनट की हमारी बातचीत में मैं फिर आपसे ये सवाल दोहराऊंगा कि इतनी बातचीत के बावजूद भी आप पूरी तरीके से कन्विंस्ड हैं कि इस चुनाव में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है और अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। आशुतोष, मैं आपसे फिर कहूं कि मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान के हर एक ड्राइंग रूम में जैसे शौक है लोगों को पॉलिटिक्स का, आजकल हम सब पॉलिटिशियन हैं, तो उसको मैं स्टडी करता हूं और उत्तर प्रदेश से मेरा एक ताल्लुक है। तो मेरा ये मानना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो रहा है। उसकी वजूहात मैंने आपको बताई हैं और मैं देख रहा हूं कि अगले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होना चाहिए। आप ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे? इसमें रिस्क क्या है? मुझे 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 कुछ चाहिए नहीं। मैं कोई बात नहीं कह रहा, मैं किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा, तो मेरे को क्या रिस्क है? नहीं, बहुत सारे लोग डरते हैं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लोग क्या कहेंगे, एम्बेरसमेंट हो सकता है। बहुत सारे लोग इससे, इसलिए कुछ लोग कहते हैं हाँ लड़ाई बहुत अच्छी है, कांटे की टक्कर है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है, ये कह के लोग कन्नी काट लेते हैं। और आप बहुत ब्रेवली कह रहे हैं कि नहीं ये होने जा रहा है और इसकी ये 5 कारण मैंने गिनाए हैं। देखो, मैं अपने आप को बेवकूफ तो नहीं समझता। तो जो रिस्क है वो है, अपनी जगह है। बहुत दोस्तों ने कहा है और आप जैसे दोस्त भी कह रहे हैं कि इसमें रिस्क है ये कहना, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई चीज हार जाना, कोई गलत बात कह देना, बाद में ये कहें कि साहब आप बेवकूफ थे, वो क्या हुआ? गलती हो गई, बहुत लोगों से होती है। आप लोग जो ये सेफोलॉजी करते हैं हर बार गलत होते हैं। इतने बड़े पैसे आप लोग खर्च करते हैं सेफोलॉजी करने में और टेलीविजन में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आके, वो उनमें से अधिकांश गलत होते हैं। तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, मैंने तो कोई सेफोलॉजी भी नहीं की। जंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। राजनीति में अक्सर होता है कि लोग अपनी गर्दन फंसाना नहीं चाहते, लेकिन जंग साहब ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा और कारण बताएं कि ये 5 कारण है जिसकी वजह से ये लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होने वाली है और अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है। 10 तारीख को जरूर सबके सामने होगा नतीजा, सबको पता चलेगा कि क्या जंग साहब सही है या जंग साहब गलत है। वैसे मुझसे जब सवाल पूछा जाता है तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई कांटे की है और अखिलेश को एज है।
बहुत बहुत शुक्रिया जंग साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।